ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में बेसिकली हमने एनकोडर्स स्टडी करने हैं। हमने अभी तक जो जो सब टॉपिक्स कवर किए हैं वो सारे पीएलसी से रिलेटेड थे। पीएलसी का एक और भी टॉपिक था पीएलसी मैथ्स फंक्शन का। वो मैं क्योंकि कोर्स के कंटेंट्स मुझे थोड़े से स्क्वीज़ करने कम करने तो इसलिए मैं वो उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा। तो पीएलसी के टॉपिक्स हम वहाँ एंड करेंगे और आज से हम सेंसर्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सेंसर है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ दी इनकोडर। इंडस्ट्री के अंदर बहुत यूज़फुल चीज़ है। हम ये देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है, कितने टाइप्स के इनकोडर्स होते हैं और किस किस काम के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। ठीक, ओके। सबसे पहले बाय डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एनकोडर इज बेसिकली a sensor which converts the motion, either it is linear or rotary, into electronic pulses, current और voltages। हमारा काम ये है कि हमने एक ऐसा सेंसर डेवलप करना है जो कि कोई भी रोटरी मोशन हो। ठीक है, दिस इज द रोटरी मोशन, चाहे वो किसी एक मोटर की वजह से हो, ठीक है, मोटर की वजह से हो, चाहे वो किसी एक हैंडल या व्हील की वजह से हो जिसको आप ट्विस्ट कर रहे हो, चाहे वो किसी और डिवाइस की वजह से हो। हमने उसको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको डिजिटल फॉर्म में ले आएं और फिर डिजिटल फॉर्म के बाद फिर हम उसको पीएलसी या कोई भी और कंट्रोलर का यूज़ करके उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो समझने की वो ये है कि इट इज़ अ सेंसर जो कि रोटरी या लीनियर मोशन को इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके, वाई डू वी नीड इनकोडर्स, दैट इज़ द क्वेश्चन कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। Encoders and sensors allow control and feedback loops to be established। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखें जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास एक डीसी मोटर है। ठीक है, दिस इज द डीसी मोटर और हम चाहते ही हैं कि डीसी मोटर की आउटपुट पोजीशन, आउटपुट शाफ्ट की पोजीशन, उसको हम कंट्रोल कर सकें। ये एक बिल्कुल बेसिक फीडबैक लूप का प्रॉब्लम है, जिसमें हमने डीसी मोटर की आउटपुट शाफ्ट जो है उसकी पोजीशन को कंट्रोल करना है। हम ये चाहते हैं कि डीसी मोटर की जो आउटपुट शाफ्ट है, लेट्स से कि वो 60 डिग्रीज के ऊपर रुक जाए चल के, या फिर 180 डिग्रीज के ऊपर चल के रुक जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक फीडबैक का मैकेनिज्म हो जो ये बताए कि इस वक्त जो मोटर है उसकी शाफ्ट की पोजीशन फलानी है, और जब हम डीसी मोटर को वोल्टेजेस प्रोवाइड करेंगे तो वो घूमना शुरू होगी उसकी शाफ्ट। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म हमें ये बता रहा होगा कि इस वक्त इस पोजीशन पर है आउटपुट शाफ्ट। तो हमारा जो कंट्रोलर है उसको ये पता लग जाएगा कि फलानी पोजीशन आ गई है, तो वो डीसी वोल्टेजेस को, जो डीसी मोटर को जो पावर जा रही है वो पावर को कट ऑफ कर देगा ताकि मोटर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके रुक जाए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। मोस्टली यही ऑब्जेक्टिव होता है हमारा एनकोडर्स वगैरह का। ठीक है, ओके। उसके बाद विदाउट द नॉलेज ऑफ पोजीशन एंड स्पीड इट इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड कंट्रोल। आप देखते हैं कि हम रोबोटिक आर्म बनाते हैं, ठीक है, मल्टीपल जॉइंट्स उसके अंदर लगे हुए होते हैं, और ये रोबोटिक आर्म एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जाके रुक जाता है। लेट्स से कोई पिक एंड प्लेस का रोबोट है, तो एक जगह से एक पार्ट को पिक करना है और दूसरी जगह पर उस पार्ट को रखना है, तो उसके लिए हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए। दैट मीन्स कि हमें ये देखना है कि ये वाला जॉइंट कितने डिग्रीज के ऊपर मूव करना चाहिए, ये दूसरा जॉइंट कितने डिग्रीज पर होगा, तीसरा जॉइंट कितने डिग्रीज के ऊपर। ये सारा जो थीटा जो कंट्रोल हो रहा है, इसके लिए बेसिकली हमें एक फीडबैक लूप का मैकेनिज्म चाहिए था। तो
उसके लिए हमें ये ज़रूरी होता है फाइंड आउट करना कि आखिर करंट पोजीशन क्या है इस जॉइंट की, ताकि जब हम इस जॉइंट की मोटर को पावर दें तो जब ये मूव करना शुरू हो तो हमें ये पता लग जाए कि फलानी पोजीशन अचीव हो गई है या अचीव नहीं हुई। तो रोबोटिक्स एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्री में जहां पर हमें ज़रूरत पड़ती है पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, एक रोबोटिक आर्म, एक बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल आपको मैंने बता दी। Information provided by the encoders and sensors is limited by various things including data transmission frequency and also by the physical limits of the system being controlled. इस बात का ये मतलब है कि जो एनकोडर है उसकी एक लिमिटेड ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी है, यानी कि वो ये फलानी देर के बाद बताता है कि किस पोजीशन पर है, और कुछ फिजिकल लिमिट्स भी हैं। मिसाल के तौर पर आप रोटरी एनकोडर को बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम पे नहीं घुमा सकते। लेट से अगर एक रोटरी एनकोडर की जो लिमिट है वो 3000 आरपीएम है तो आप उसको 6000 पे नहीं घुमाएंगे क्योंकि वो डैमेज हो सकता है। तो ये उन फिजिकल लिमिट्स की बात की जा रही है। अगेन इस डायग्राम को फॉलो करते हैं जिसमें हमारे पास एक डीसी मोटर है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है डीसी मोटर, आप इसकी जगह एसी मोटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एसी मोटर भी यूज़ की जा सकती है, इसकी जगह स्टेपिंग मोटर भी यूज़ की जा सकती है, इसकी जगह कोई भी टाइप की मोटर हो सकती है। इस मोटर की शाफ्ट के एंड के ऊपर एक गियर बॉक्स लगाया हुआ है ताकि इसकी स्पीड रिड्यूस करके पावर बढ़ाई जा सके। और आउटपुट शाफ्ट जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, आउटपुट शाफ्ट के साथ एक पोजिशन सेंसर लगा हुआ है। दिस पोजिशन सेंसर इज बेसिकली एन इनकोडर, जो ये बता रहा है कि इस वक्त शाफ्ट की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि जो शाफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि जो शाफ्ट है इसकी आउटपुट पोजीशन 60 डिग्रीज हो। करंटली ये 0 डिग्री पे है और आप चाह रहे हैं कि आउटपुट शाफ्ट की जो पोजीशन है वो 60 डिग्रीज हो। तो उसके लिए आपने पोजीशन इनपुट का सिग्नल दिया है, दैट मीन्स कमांड दी है 60 डिग्रीज। और इस वक्त बेसिकली जो हमारे पास पोजीशन आ रही है पोजीशन सेंसर से वो 0 डिग्री आ रही है। तो फिर एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा हुआ है जो ये देखता है कि एरर्स, जो ये देखता है कि एनकोडर से 0 डिग्री है और जो कमांड दी जा रही है वो 60 डिग्रीज है। तो 0 माइनस 60 माइनस 60, तो दैट मीन्स के माइनस 60 के अगेंस्ट जो भी पावर का सिग्नल बन रहा होगा वो मोटर को देगा और मोटर पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर शाफ्ट को मूव करना शुरू हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद ये देखेगा कि ये 30 डिग्री हो गया, तो 30 माइनस 60 30, तो दैट मीन्स के आउटपुट के ऊपर अब वो थोड़ी सी पावर को रिड्यूस कर देगा। पावर अभी भी जा रही है लेकिन थोड़ी पावर रिड्यूस कर दी, यानी कि स्लो डाउन कर दी, क्योंकि करीब आ रहा है, पोजीशन के करीब पहुंच रहा है। और एक वक्त आएगा कि यहां पर जैसे ही 60 आएगा, जैसे ही पोजीशन सेंसर 60 बताएगा तो 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री आउटपुट पे आ गया 0। तो दैट मीन्स अब फर्दर कोई भी पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही मोटर को और मोटर उस पोजीशन पे आके रुक जाएगी। ये एक सिंपल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है जिससे आप पहले भी वाकिफ होंगे। इस पूरे मैकेनिज्म को चलाने के लिए हमें पोजीशन सेंसर चाहिए होता है, and in this case the position sensor is encoder, because in previous slide we have already seen that encoders are used to detect the rotary or linear position। तो ये जो पोजीशन नोट की जा रही थी वो पोजीशन सेंसर के थ्रू यानी एनकोडर के थ्रू नोट कर रहे थे। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनकोडर्स इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। कहीं पे भी आपको ज़रूरत है शाफ्ट की एक पर्टिकुलर पोजीशन को मेजर करने के लिए, तो वी विल यूज दी इनकोडर्स, एंड दीज इनकोडर्स कैन बी इजीली इंटरफेस्ड विद दी पीएलसीज। वो भी हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे किस तरह इंटरफेस किया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ इनकोडर्स। ठीक है, टाइप्स की बात कर लेते हैं। थ्योरी के अंदर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इनकोडर्स वी आर टॉकिंग अबाउट विद इन द डोमेन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर 2 टाइप के इनकोडर्स पाए जाते हैं।
एक कहलाता है इंक्रीमेंटल इनकोडर, दूसरा कहलाता है एब्सोल्यूट इनकोडर। इसका जो डिफरेंस है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल से, कि मिसाल के तौर पर आप इस जगह पे मौजूद हैं, ठीक है, और आपको कहा ये जाता है कि 10 स्टेप्स फॉरवर्ड ले। तो आपने 10 स्टेप्स फॉरवर्ड लिए, 10 स्टेप्स, और आपकी अब जो नई पोजीशन है वो इस जगह आ गई। उसके बाद आपको दोबारा कहा जाता है, आपकी जो पोजीशन है वो यहां पर आ गई है, ठीक है, आपको दोबारा कहा जाता है कि 10 स्टेप्स लें। तो आप इस करंट पोजीशन से अब दोबारा 10 स्टेप्स लेंगे, ठीक है, और फिर आपकी नई पोजीशन इस पॉइंट पर आ जाएगी। इससे हमें ये चीज समझ में आई है कि जब भी हमें कमांड मिलेगी कितने स्टेप्स चलना है, तो हमारी जो करंट पोजीशन होगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट पोजीशन के अंदर ही हम नए स्टेप्स को ऐड करेंगे और फिर एक नई पोजीशन पे पहुंचेंगे। अब पहले स्टेप पे जो हम यहां से लेकर सेकंड स्टेप तक आए हैं, जब हम सेकंड से थर्ड पे गए तो हमारे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं थी कि हम किस जगह से कितने स्टेप लेके आए। हमारे लिए सिर्फ अहमियत ये थी कि हमारी करंट पोजीशन ये है और उसके अंदर हम 10 स्टेप्स फर्दर ले रहे हैं। दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज द इंक्रीमेंटल सिस्टम। इसके अंदर करंट वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, बस करंट वैल्यू ही रेफरेंस है, करंट वैल्यू में ही 10 स्टेप्स ऐड होंगे, करंट वैल्यू में ही 20 स्टेप्स ऐड होंगे, तो एक नई पोजीशन पे आएगा। जब नई पोजीशन पे पहुंच गए, अब दिस इज योर रेफरेंस, ये रेफरेंस बन गया। अब यहां से फर्दर आपने आगे जाना है, उसका कोई गर्ज नहीं कि पीछे आपने कितने स्टेप्स लिए हैं। बट इन केस ऑफ एब्सोल्यूट सिस्टम, रेफरेंस ऑलवेज रिमेन्स द सेम। अगर आपसे कहा जाए, अब मैं एब्सोल्यूट सिस्टम की बात कर रहा हूं, अब आपसे कहा जाए कि आपने 10 स्टेप्स लेने हैं, तो आपकी नई पोजीशन 10 स्टेप्स के बाद इस जगह पर होगी। और अब आपसे कहा जाए कि आपने 12 स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हमने कहा 10 स्टेप्स लेने हैं, तो आप यहां से यहां पहुंचे। अब आपसे नई कमांड क्या दी जा रही है कि आपने 12 स्टेप्स लेने हैं, तो रेफरेंस एब्सोल्यूट सिस्टम का एक ही रहेगा, दिस इज 0, या फिर दिस इज द रेफरेंस, रेफरेंस विल नॉट चेंज, दिस इज द रेफरेंस। तो अब 12 स्टेप का मतलब है कि वो यहां से काउंट करना शुरू करेगा 12 स्टेप। दैट मीन्स कि इस करंट वैल्यू में सिर्फ 2 स्टेप और आगे जाएगा इन एब्सोल्यूट सिस्टम, बिकॉज उसका रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा। तो दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट सिस्टम। इसके अंदर रेफरेंस does not change. In incremental system, जो करंट वैल्यू है दैट इज द रेफरेंस, उसी से ही वो आगे मूव करेगा। अब बात कर लेते हैं एनकोडर्स की, कि एनकोडर्स किस तरीके से इंक्रीमेंटल कैटेगरी में लाई करते हैं कुछ एनकोडर्स, और कुछ जो हैं वो एब्सोल्यूट की कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट की एग्जांपल देता हूँ। सबसे बेसिक टाइप का एब्सोल्यूट एनकोडर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आप यूज करते आए, आपको उसका फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो किस तरह वर्क करता है। उसमें बेसिकली आपके पास एक वाइपर होता है, दिस इज नोन एज द वाइपर, और आपके पास ये 2 टर्मिनल्स है, ठीक है। अगर रोटरी बनाऊं तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज द पोजीशन ऑफ द वाइपर। And we are saying that the potentiometer is type of absolute encoder. That means कि इसका रेफरेंस हमेशा एक ही रहेगा, this is the reference। जब भी आप वाइपर को मूव करेंगे, तो लेट्स से कि अगर ये 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है, तो दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम वैल्यू जब वाइपर इस पोजीशन पर आएगा तो 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस दे रहा होगा। अगर किसी सेंट्रल वैल्यू पर आ रहा होगा तो 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस दे रहा होगा, एंड सो ऑन।
तो मेजरमेंट कहां से की जा रही है? एक ही रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट एक ही है, इसी से मेजरमेंट की जा रही है। यहीं से 5 किलो ओम तक जा रहे हैं और इसी पॉइंट से ही मेजर करते हुए हम 10 किलो ओम्स तक जा रहे हैं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टाइप एनकोडर है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि ये एनकोडर किस तरीके से बन रहा है। अभी तो आप ये समझ लें कि ये जो एग्जांपल दी है ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, रेफरेंस इसका चेंज नहीं हो रहा। सेम गोज विद द रियोस्टेट। आपने ये भी यूज किया होगा रियोस्टेट। ये होता क्या है कि एक मेटल के रॉड के ऊपर हम वायर वाउंड कर देते हैं। ठीक है, वायर वाउंड की होती है और इसके ऊपर भी एक मूवेबल पीस चल रहा होता है जो वाइपर कहलाता है। तो इसमें भी वही 2 टर्मिनल्स हैं और इसी तरह दिस इज द वाइपर। तो अगर आप इस पोजीशन पर रुके हुए हैं तो दिस इज द रेफरेंस। ऑलमोस्ट इस पॉइंट के ऊपर 0 ओम्स होंगे। सेंटर में कहीं हैं तो जो मैक्सिमम है उसका हाफ होंगे। लेट्स से मैक्सिमम 10 के है तो ये 5 किलो ओम्स होगा। और अगर मैक्सिमम पोजीशन पर यहाँ पर कहीं पे मौजूद है हम, तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास 10 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस आएगी। दैट मीन्स के अगेन रेफरेंस इज सेम, रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा। सेम गोज विद द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, LVDT। ये आपने दूसरे कोर्सेज में यकीनन पढ़ा हुआ होगा। दिस इज ऑल्सो एन एब्सोल्यूट टाइप एनकोडर। Now let's talk about incremental encoder. इंक्रीमेंटल एनकोडर वो एनकोडर्स होते हैं जो कि करंट वैल्यू ही जिसकी रेफरेंस होता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आगे जो रोटरी इंक्रीमेंटल एनकोडर्स हैं मैं आपको उसी से ही समझाऊंगा। एब्सोल्यूट एनकोडर्स में होता ये है कि सिस्टम जब पावर ऑफ हो जाता है और जब दोबारा पावर अप होता है, तो अगर पोटेंशियोमीटर आपका 4 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस के ऊपर रुका हुआ था, लेट्स से कि ये 10 किलो ओम्स का पोटेंशियोमीटर था। ठीक है, और ये 4 किलो ओम्स के ऊपर रुका हुआ है, तो पावर ऑफ करके ऑन करेंगे तब भी ये 4 किलो ओम्स के ऊपर ही होगा। ये अपनी वैल्यू को रिटेन रखेगा विद रेफरेंस, विद द रेफरेंस। रेफरेंस इसका सेम है। पावर ऑफ की, पावर ऑन की 4 किलो ओम्स ही है। उसके बाद आप ले गए इसको 6 किलो ओम पर, पावर ऑफ करके ऑन किया, अभी भी ये 6 किलो ओम की रेजिस्टेंस ही शो कर रहा है। दिस इज द एब्सोल्यूट टाइप एनकोडर, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को, जो एब्सोल्यूट रेफरेंस वैल्यू है, उसको चेंज नहीं करता। इंक्रीमेंटल एनकोडर्स में मसला ये होता है कि लेट्स से इंक्रीमेंटल एनकोडर इस वक्त करंटली दिस इज 0 डिग्री एंड लेट्स से दिस इज 360 डिग्री। तो अगर वो 180 डिग्री पे रुका हुआ था, दिस इज 180 डिग्री, अगर वो 180 डिग्री पे रुका हुआ था और अगर पावर ऑफ करके दोबारा पावर ऑन होती है, तो उस केस के अंदर ये जो 180 डिग्री है, ये जो पोजीशन है जो पहले 180 डिग्री थी, इट विल बी ट्रीटेड एज 0 डिग्रीज। अब ये 0 डिग्री यानी कि रेफरेंस ये बन गया जो कि पहले ये था। अब यहां से वो आगे चलना शुरू होगा। तो जब भी पावर ऑफ करके ऑन करेंगे, जिस पोजीशन पर भी पहले मौजूद था वो उसका रेफरेंस बन जाएगी और वही 0 डिग्री कराएगा। इट विल, जो इंक्रीमेंटल एनकोडर होते हैं, दीज डज नॉट रिटेन रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन ये याद नहीं रखते। तो जो करंट सॉरी जो करंट रेफरेंस पोजीशन है वही उसकी न्यू रेफरेंस पोजीशन बनेगी। लेकिन एब्सोल्यूट टाइप एनकोडर्स में ऐसा नहीं होता। एक चीज और बताता चलूं आपको, एनकोडर का मतलब होता है टू कन्वर्ट इनटू कोड। व्हेन वी टॉक अबाउट एनकोडर्स इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इसका मतलब है कि these are the sensors which convert position data into code। तो ये किस कोड की बात कर रहे हैं ये अब हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। पोजीशन डेटा इनटू कोड, तो ये एनकोड कर देता है।
इसी तरीके से पोटेंशियोमीटर है, वो डिग्रीज को, जो कि पोजीशन है, दिस इज इन डिग्रीज पोजीशन जो है, अगर हम रोटरी की बात कर रहे हैं तो रोटरी की बात करें दिस इज इन डिग्रीज, इसको कन्वर्ट करेगा कोड में, या फिर जो हमने पढ़ा था पल्सेस में, वोल्टेजेस के अंदर या करंट में। तो पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस चेंज करके पोजीशन को बेसिकली कन्वर्ट कर रहा होता है, पोजीशन डिग्रीज को कन्वर्ट कर रहा होता है कोड के अंदर, जो कि वोल्टेज हैं, वोल्टेजेस को मजीद फिर आप ट्रांसलेट कर लेते हैं डिजिटल फॉर्म में और फिर वो कोड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकोडर्स। मकसद इनका ये है कि जो हमारी रोटरी पोजीशन है उसको कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाए। Now let's talk about first the incremental encoders, the rotary type incremental encoders. अब आप यहाँ देखें, ये लिखा हुआ है incremental encoders gives out pulses when certain rotation, linear or rotary is applied to its shaft. इसमें होता ये है कि आपके पास एक रोटेटिंग डिस्क होती है, इस डिस्क के ऊपर छोटे छोटे स्लॉट्स बने हुए होते हैं। क्या लिख रहा हूँ, स्लॉट्स कटी हुई होती हैं, और इन स्लॉट्स के साथ साथ आपके पास इंफ्रारेड ट्रांसमीटर और इंफ्रारेड रिसीवर मौजूद होते हैं। ये आपके पास यहाँ पर इंफ्रारेड ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे हुए हैं। जैसे जैसे आप शाफ्ट को मूव करते हैं, ये जो व्हील है जिसके ऊपर स्लॉट्स कटी हुई, ये मूव होता है, तो इंफ्रारेड की जो बीम है वो बार बार कटती है और मेक होती है, कांटेक्ट मेक होता है, कांटेक्ट ब्रेक होता है, जिसकी वजह से आउटपुट के ऊपर आपके पास पल्सेस आना शुरू हो जाती हैं। आउटपुट के ऊपर आपके पास पल्सेस आ रही, तो जैसे जैसे शाफ्ट को घुमाते चले जाएंगे उतनी पल्सेस आती चली जाएंगी। ठीक है, दिस इज बेसिकली, दिस इज सिंपली एन इंक्रीमेंटल रोटरी एनकोडर। ठीक है, कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा। एक शाफ्ट है, उसमें स्लॉट्स कटी हुई हैं, जैसे जैसे शाफ्ट मूव करती है तो स्लॉट्स के सामने जो बीम है वो कट रही होती है और मेक हो रही होती है एंड सो ऑन, जिसकी वजह से आउटपुट के ऊपर इंफ्रारेड ट्रांसमीटर रिसीवर का पेयर आउटपुट के ऊपर पल्सेस दे रहा होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर दो पेयर लगे हुए ए और बी। ये ए और बी किस लिए लगाए जाते हैं, इसके लिए मुझे आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी होंगी। ठीक है, लेट मी मेक अ न्यू स्लाइड। यस, इस स्लाइड में आपको समझाता हूँ कि बेसिकली मामला है क्या। अगेन मैं यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क बना रहा हूँ और इसके अंदर लेट्स से कि होल्स कट हुए में, और जैसे जैसे मैं इसको मूव करूँगा एक इंफ्रारेड ट्रांसमीटर का जो पेयर है उसमें से जो बीम निकल रही है, कभी उसके सामने होल आएगा, कभी उसके सामने स्पेस आएगी, जिसकी वजह से आउटपुट के ऊपर आपके पास एक स्क्वायर वेव जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक, सिर्फ एक पेयर लगा हुआ है इस वक्त। जैसे जैसे इसको मूव कर रहे हैं वैसे वैसे आपके पास पल्सेस आ रही है। ओके, अब अगर हम ये कहें कि इस डिस्क के अंदर 30 स्लॉट्स हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस डिस्क के अंदर 30 स्लॉट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन डिस्क कंप्लीट्स 360 डिग्री 30 pulses are generated, ये हम कह सकते हैं। यस, हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक स्लॉट जब गुजरती है तो एक पल्स कंप्लीट होती है, फिर जब नेक्स्ट स्लॉट आती है तो नेक्स्ट पल्स कंप्लीट होती है एंड सो ऑन। तो अगर डिस्क के अंदर 30 स्लॉट्स हैं तो दैट मीन्स जब पूरा 360 डिग्री की रेवोल्यूशन लेगी डिस्क तो आपके पास 30 पल्सेस जनरेट होंगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि 30 डिग्री डिवाइड बाय 30, हर स्लॉट 12 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है और एक पल्स 12 डिग्री के बराबर है।
वेरी सिंपल। तो अगर आपके पास 4 पल्सेस आई हैं तो इसका मतलब कितने डिग्री की मूवमेंट हुई है? 4 मल्टीप्लाइड बाई 12, 48 डिग्रीज मूव की है शाफ्ट। तो इस तरीके से हम सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है आप लोगों से, उसका आपने सोच के जवाब देना है। जवाब आपका मुझ तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर भी आपने अपने जहन में सोचना है कि मैंने क्या पूछा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस व्हील को क्लॉकवाइज चलाऊं तो मेरे पास आउटपुट के ऊपर क्या वेव फॉर्म आ रही होगी? दिस इज द वेव फॉर्म। जैसे ऐसे घुमाता जाऊंगा पल्सेस आती रहेंगी, और अगर 30 स्लॉट्स हैं तो हर एक पल्स 12 डिग्री के बराबर 12 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही होगी। लेकिन अगर मैं इस शाफ्ट को काउंटर क्लॉकवाइज चलाऊं, काउंटर क्लॉकवाइज चलाऊं, तो उस केस के अंदर मेरे पास क्या पल्सेस आ रही होंगी? वीडियो को पॉज करें और सोचें क्या पल्सेस आ रही होंगी। सोच लिया? मैं आपको इसका जवाब देता हूं। तब भी सेम पल्सेस आ रही होंगी जो कि क्लॉकवाइज और जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट में आ रही थी, बिकॉज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरफ आपने मूव किया है। असल चीज ये है कि ये जो इंफ्रारेड ट्रांसमीटर की जो बीम जा रही है ये कट हो रही है और मेक हो रही है, कट हो रही है मेक, जिसकी वजह से पल्सेस जनरेट हो रही है। तो दैट मीन्स के चाहे मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ हो, CW हो या CCW हो, पल्सेस ही जनरेट होंगी। इससे प्रॉब्लम क्या जनरेट हो रही है? हमें ये तो पता लग गया कि 4 पल्सेस हैं, इसका मतलब है कि 12 डिग्री की मूवमेंट हुई है 30 स्लॉट्स की वजह से। लेकिन हो सकता है कि दो स्लॉट्स CW में चली हो और 2 स्लॉट्स CCW में चली हो। we cannot find out the direction of movement। मसला ये है कि इस तरीके से हम डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है। क्यों? क्योंकि चाहे आप CW चलाएं या CCW चलाएं, पल्सेस ही आ रही हैं आउटपुट। वो ये मैग्नीट्यूड तो बता देगा, डायरेक्शन नहीं बता सकता। तो हम थोड़े से डिजाइन को अब चेंज करते हैं। अब हम डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मार्कर के कलर को भी चेंज कर लेते हैं। अब हमने डिजाइन को चेंज इस तरह किया कि हमने दोबारा डिस्क ली, उसके ऊपर दोबारा वो स्लॉट्स कट की। नंबर ऑफ स्लॉट्स अभी मैटर नहीं करता, जितनी भी हो स्लॉट्स कट की। अब हमने एक इंफ्रारेड ट्रांसमीटर के पेयर लगाने के बजाय 2 इंफ्रारेड ट्रांसमीटर के पेयर लगाए। एक चैनल A कहला रहा है, एक चैनल B कहला रहा है, और ये इस तरीके से पोजीशन हुए हुए होते हैं कि A चैनल B स्क्वायर वेव आउटपुट पे जनरेट कर रहा है, राइट? और से समझिएगा कि ये क्या बनाने जा रहा हूं। और B चैनल भी जाहिर है उसकी भी बीम कट रही है, तो वो भी पल्सेस जनरेट करेगा। लेकिन वो जो पल्स जनरेट करेगा दैट इज 90 डिग्रीज फेज शिफ्टेड फ्रॉम द सिग्नल जनरेटेड बाय द चैनल A। चैनल A ने जो सिग्नल जनरेट किया है उससे ये 90 डिग्रीज आउट ऑफ फेज है। 90 मैं क्यों कह रहा हूं, और से देखिएगा। दिस इज वन कंप्लीट पल्स। इसको हम किसके बराबर कहते हैं? 2 पाई कहते हैं। 2 पाई और 360 डिग्रीज। याद रखिएगा 360 डिग्रीज शाफ्ट की बात नहीं कर रहा मैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात कर रहा हूं। दिस इज 2 पाई, दिस इज 1 पाई, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज पाई 180 डिग्रीज, एंड दिस इज पाई बाय 2,
यहां से लेके यहां तक। एज यू कैन सी कि सिग्नल जो है वो π/2 या 90 डिग्रीज शिफ्टेड है फ्रॉम सिग्नल ए। इस तरीके से ए और बी को पोजीशन किया जाता है कि सिग्नल्स आर 90 डिग्रीज अपार्ट, फेज शिफ्टेड होते हैं, सॉरी ज्यादा बेहतर वर्ड है फेज शिफ्टेड। ए और बी के दरमियान 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, किस तरीके से ये हमारी हेल्प कर रहा है पोजीशन फाइंड आउट करने में, ठीक है ये देख लेते हैं। सिग्नल्स दोबारा बना रहा हूं मैं इस कलर के, ठीक है। ए स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है, बी 90 डिग्रीज अपार्ट सिग्नल जनरेट हो रहा है, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। अब जो मैं आपसे पूछता जाऊं वो आप बताते चले जाएंगे मुझे। यहां पर सिग्नल की क्या पोजीशन है, 1। चलो आगे से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि यहां मैंने सिग्नल बनाया नहीं। यहां पे सिग्नल की क्या पोजीशन है, 1। यहां पर 1 हाई, लो हाई, लो लो हाई, लो अगेन हाई हाई लो हाई, कोड्स बनना शुरू हो गए। दैट मीन्स इस पोजीशन पर कोड क्या जनरेट हो रहा था, 1 1। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे कौन सा कोड जनरेट हुआ, 0 1। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे कौन सा कोड जनरेट हुआ, 0 0। उसके बाद नेक्स्ट कोड क्या जनरेट हुआ, 1 0। उसके बाद क्या कोड जनरेट हुआ, 1 1। अगेन इसके बाद सेम कोड ही रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कोड रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये 4 के कोड्स रिपीट होते चले जाएंगे, जैसे जैसे पल्सेस जनरेट होती चली जाएंगी ये कोड जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब इससे डायरेक्शन कैसे हमें मिल रही है, गौर से देखो। अगर इस वक्त इस पोजीशन पर था, इस पोजीशन के ऊपर शाफ्ट थी और आउटपुट के ऊपर 1 1 आ रहा था, तो अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है तो 1 1 के बाद नेक्स्ट कोड क्या आ रहा है, 0 1। मजीद मूवमेंट होती है, नेक्स्ट कोड क्या आ रहा है, 0 0। मजीद मूवमेंट होती है, उसके बाद नेक्स्ट कोड क्या आ रहा है, 1 0। लेकिन अगर इसके बाद मूवमेंट रिवर्स होती है तो 1 0 के बाद उसूली तौर पे कोड आना चाहिए था 1 1, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई तो अब 1 0 के बाद जो नेक्स्ट कोड आया है वो 0 0 आ रहा है। यहां से सिस्टम को पता लग जाता है कि ये सीक्वेंस ब्रेक हुआ है। दैट मीन्स कि ये इस CW डायरेक्शन में जाते आते ये वापस दूसरी डायरेक्शन पर आ गया। तो कोड के सीक्वेंस के थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि डायरेक्शन क्या थी और नंबर ऑफ कोड्स कितने जनरेट होते चले जा रहे हैं, वो हमें बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट कितना था। तो इस 90 डिग्रीज फेज शिफ्टेड ए और बी दो सिग्नल्स की वजह से हमारे पास 4 कोड्स जनरेट होते हैं और ये पूरे सिग्नल में यही 4 कोड्स रिपीट होते चले जाते हैं। इनका सीक्वेंस से हमें ये पता लग जाता है कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुई है। 1 0 के बाद अगर 1 1 के बाद अगर 0 1 आ रहा है तो दैट मीन्स के डायरेक्शन CW हुई है या पॉजिटिव हुई है या कोई एक डायरेक्शन में हुई है। लेकिन अगर 0 1 के बाद 1 1 आ गया तो दैट मीन्स के डायरेक्शन CCW हुई है, दूसरी डायरेक्शन हुई या नेगेटिव डायरेक्शन हुई है। तो इस तरीके से सीक्वेंस से हमें ये पता लग जाता है
के डायरेक्शन क्या थी। तो अब हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फर्दर आगे चल के देखते हैं इसका जो सीक्वेंस है वो क्या बन रहा है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जो इंडस्ट्री के अंदर इनकोडर्स अवेलेबल हैं वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुए होते हैं। आपके पास ये डिस्क है, इसके ऊपर लाइंस, जिसको ओपेक लाइंस लिखा हुआ है, ये कट हुई हुई है, और एक आपके पास इंफ्रारेड एलईडी का पेयर है। तो जैसे जैसे ये लाइंस कट होती चली जाती हैं, फोटो सेंसर आउटपुट के ऊपर स्क्वायर वेव जनरेट करना शुरू कर देता है। ये वर्किंग प्रिंसिपल है इसका, वही हमने डिस्कस किया है। काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, जूम करके देख लीजिएगा अगर जूम हो सकता है। बहरहाल आपको मैंने बता दिया, दिस इज़ 1 0 0 0 0 1 एंड 1 1 एंड दिस इज़ द कोड जो कि रिपीट हो रहा है। और ये वो टेबल भी यही बता रहा है कि अगर 1 0 के बाद 0 0 आ रहा है और 0 0 के बाद 0 1 आ रहा है और 0 1 के बाद 1 1 आ रहा है, तो एक मूवमेंट हुई है। 1 0 के बाद 0 0 आया है, 1 0 के बाद 0 0 आया है, तो दैट मीन्स के काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है। दिस इज क्लॉकवाइज। 0 0 के बाद 0 1 आ रहा है, 0 0 के बाद 0 1 आ रहा है, तब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हुई है। लेकिन अगर 0 1 के बाद 0 0 आ जाता है, 0 1 के बाद 0 0 आ जाता है, दैट मीन्स के काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। तो इस सीक्वेंस कि टेबल के थ्रू पता लग जाता है कि मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। इसलिए हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दो पेयर चाहिए होते हैं, ए और बी। एक पेयर से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। याद रखिएगा, क्योंकि ये 4 कोड्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, 0 1 1 1 0 0 1 0, और फिर ये पूरा रिपीट होता है। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ इनकोडर इज नोन एज quadrature. Quad means 4. Quadrature incremental, because incremental system पे चल रहा है। किसी भी टाइम पर लाइट ऑफ होके ऑन आई हुई तो यही इसका रेफरेंस है। कोड इसके अंदर यूनिक कोड्स नहीं जनरेट हो रहे, वही सीक्वेंस ही चलेगा, इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। जबकि एब्सोल्यूट इनकोडर जब हम पढ़ेंगे और फिर आप जब कंपेयर करेंगे इस इंक्रीमेंटल इनकोडर को, तो आपको समझ में आएगा कि एब्सोल्यूट के अंदर रेफरेंस किस तरह सेम रहता है और इसमें रेफरेंस किस तरह चेंज हो रहा है। तो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ इनकोडर इज नोन एज क्वाड्रेचर इंक्रीमेंटल रोटरी एनकोडर। नाउ यू नो कि ये इनकोडर क्यों कहते हैं, बिकॉज पोजीशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कोड्स के अंदर। एंड क्वाड्रेचर क्यों कहते हैं इसको, 4 सिग्नल्स जनरेट करता है ये। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्वाड्रेचर इंक्रीमेंटल रोटरी एनकोडर। एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, थोड़ी सी एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास फैब्रिक कटिंग के लिए मशीन होती है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि फलाने गज का कपड़ा या फिर फलाने मीटर्स का रोल बना दें या फलाने लेंथ का रोल। तो उसके लिए हम एक इनकोडर यूज करते हैं। ठीक है, एक मोटर लगी हुई होती है और एक कटिंग असेंबली लगी हुई होती है। जैसे जैसे ये ओपन होता है, रोटरी इनकोडर मूव करता है और आउटपुट के ऊपर पल्सेस देना शुरू कर लेता है। नंबर ऑफ स्लॉट्स के थ्रू हम ये पता कर लेते हैं कि एक पल्स का क्या मतलब है, कितने डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिग्रीज को सर्कमफेरेंस के फॉर्मूला से फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतनी लेंथ हो गई है। तो लेट्स से कि 10 पल्सेस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल 10 पल्सेस का मतलब है 1 मीटर। तो अगर आपको 2 मीटर का पीस काटना है तो दैट मीन्स कि आपको 20 पल्सेस चाहिए ना। तो जैसे ही 20 पल्सेस कंप्लीट होंगी, कटर असेंबली इंगेज हो जाएगी और इस पीस को कट कर देगी। फिर नेक्स्ट 20 पल्सेस को मेजर करेगी और फिर कट कर देगी, एंड सो ऑन। इस तरह इंक्रीमेंटल इनकोडर्स जो फैब्रिक कटिंग है, पेपर कटिंग है, खास लेंथ की कटिंग के लिए भी यूज हो सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एब्सोल्यूट इनकोडर्स को मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है।